स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज थर्ड जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करेंगे फेमस ओम्स लॉ से। अब भाई ओम्स लॉ पहले से सब बच्चा जान रहा है कि ओम्स लॉ क्या बोलता है। ये 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे, तो इसको जल्दी से एक बार क्विक रिव्यू करते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। तो इट स्टेट्स दैट द पोटेंशियल difference between two ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through it। अब देखो, सब जानता है कि पोटेंशियल डिफरेंस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और सब जानता है कि यहाँ पे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है R, तो V बराबर ऐसे IR बोलते हैं, यहाँ पे R लग गया आपका। अब यही ओम्स लॉ है आपका। अगर हम बोले इसका ग्राफ बनाने के लिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आप जानते हैं कि V और I के बीच में ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, अगर V और I के बीच में ग्राफ बनाया जाए, ठीक। अगर इसका स्लोप पूछे, स्लोप, तो याद करिए स्लोप का मतलब क्या बताया था। किसी भी ग्राफ का स्लोप का मतलब उसका tan थीटा स्लोप, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर भी बेस I, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, और V बाई I आपका क्या चीज आ जाएगा R, ठीक है। V बाई I क्या आ जाएगा R। तो कभी कभी पूछता है 1 मार्क्स में कि VI ग्राफ जो होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ होता है, उसका स्लोप किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। द स्लोप ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। चलिए, तो यहां पे आप लोग सब समझ रहे हैं कि वेयर R इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो कि बहुत सारा चीज पर डिपेंड करेगा। कंडक्टर का मटेरियल, शेप, साइज, टेम्परेचर, तो बहुत चीज पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। तो वेयर R इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, पहले इसको नोट करिए आप। ओम्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एक बार क्विक हम लोग देख लिए। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगा, हो गया। बहुत सारा चीज हम लोग को पढ़ना है। ओम्स लॉ का प्रूवमेंट भी है, इसका प्रूवमेंट भी हम लोग के सिलेबस में। फिर इसका डीमेरिट या लिमिटेशन, इसका लिमिटेशन कहाँ कहाँ ओम्स लॉ लागू नहीं होता है, ठीक है, वो भी हम लोग को देखना है। फिर इसका वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है, ये भी हम लोग देखेंगे। पहले रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल भाई, अगर कोई पूछे रेजिस्टेंस, जिसको R से डिनोट करते हैं, एक तरह का विरोध हो गया। अब बोलते हैं ना, जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उसमें करंट उतना ही कम, क्योंकि रेजिस्टेंस माने क्या हो गया, एक तरह का विरोध हो गया। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या हो गया, तो हम लोग को अभी कंडक्टर ही का देखना है रेजिस्टेंस, क्योंकि ओम्स लॉ क्या चीज के लिए, इंसुलेटर के लिए नहीं है, ओम्स लॉ सिर्फ कंडक्टर के लिए। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अभी हम लोग ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं कंडक्टर के लिए। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज ऑपोजिशन, जो विरोध है, ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब सीधा सा बात है कि जो विरोध प्रकट करेगा, जो कंडक्टर है, जो कंडक्टर का मटेरियल है, जो करंट के फ्लो में जो विरोध प्रकट करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। और सीधा सा बात है कि रेजिस्टेंस अभी तो दिख रहा है ओम्स लॉ से V बाई I, और इसका यूनिट बहुत फेमस है,
इसका एसआई यूनिट सब कोई जानता है, ओम, जिसको ओमेगा सिंबल से डिनोट करते हैं। ओमेगा, ये सिंबल ओमेगा है, ऐसे इसको ओम बोल देते हैं, कैपिटल ओमेगा का सिंबल है तो ओम, और इसको ओम को डिनोट करते हैं ओमेगा के सिंबल से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम हो गया। अब एक क्वांटिटी है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसको हम कर्सिव में लिखेंगे रॉ से, ठीक है। आमतौर पे ऐसा सिंबल होता है इसका रॉ, ठीक है, लेकिन कर्सिव हैंडराइटिंग में लिख देंगे तो थोड़ा रॉ। अब रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी शायद आप सुने होंगे, रेजिस्टिविटी 10th में, ये फॉर्मूला आप शायद सुने होंगे 10th स्टैंडर्ड में, R इज इक्वल टू रॉ L बाई ए, R इज इक्वल टू रॉ L बाई ए। तो देखिए रेजिस्टिविटी में क्या पाया गया है, देखिएगा, बोल रहा है इट इज फाउंड दैट the resistance of a conductor, is, देखिएगा पहला जो रेजिस्टेंस था ना कंडक्टर का R, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है लेंथ पे। अभी जब हम लोग कंडक्टर बोलते हैं ना तो मतलब सिंपल वायर, इस तरह का सिलेंड्रिकल कंडक्टर। सिर्फ कंडक्टर बोलने का मतलब अभी की एक वायर की तरह है, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है ऐसा। वायर तो सिलेंड्रिकल ही शेप का ना होगा, जैसे ये पेन है, ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप का है जिसका लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलिए क्या है, A। अभी बताएंगे इसका मटेरियल का प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी रो, और रेजिस्टेंस जल्दी से बोलिए क्या, R। तो जो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, ओम एक्सपेरिमेंटली पाया कि इसका रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, मतलब जितना लंबा लेंथ होगा, जितना इस कंडक्टर का लंबाई होगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। और दूसरा एक्सपेरिमेंट में वो पाया, फाउंड किया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ये दो चीज एक्सपेरिमेंट से पता चला, ठीक है, कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर देगा, अगर कंबाइनिंग कर देंगे तो कैसे लिखते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, L ऊपर A नीचे, ठीक। अब इसी में से इंप्लाई अगर हम डायरेक्टली को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, वही कांस्टेंट आपका रॉ आ जाता है। तो R इज इक्वल टू हम लोग फिर लिखते हैं रॉ L बाई ए, R इज इक्वल टू लिखते हैं रॉ L बाई ए, जहां पे रॉ क्या चाहिए भाई, तो वेयर रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, जैसे कॉपर का होगा तो अलग होगा, एल्युमिनियम का होगा तो अलग होगा। रेजिस्टिविटी जो रो है वो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इतना सा कंडक्टर कॉपर ले या इतना ज्यादा कॉपर ले, आपका रेजिस्टिविटी अगर कॉपर का लेटर सबको, जैसे कि अगर बोले वैल्यू दे कैसे ही बोलते हैं, मान लीजिए 50 है, 50 है, तो 50 ही रहेगा, वो इतना सारा है। जैसे डेंसिटी कैसे होता है, डेंसिटी आप थोड़ा सा पानी ले चुल्लू में या मग में पानी ले या बाल्टी में पानी ले, अगर डेंसिटी वाटर का 1000 है तो 1000 रहेगा, उस अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है डेंसिटी, थोड़ा सा पानी रहे ज्यादा पानी रहे अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, डेंसिटी 1000 है तो 1000 रहेगा, ये पढ़े थे हम लोग 11th में। उसी प्रकार रेजिस्टिविटी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो थोड़ा सा कॉपर रहे चाहे ज्यादा सा कॉपर रहे, थोड़ा सा एल्युमिनियम रहे या बहुत ज्यादा एल्युमिनियम रहे, अगर रो है उसका वैल्यू तो वो फिक्स है। बाद में बताएंगे ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर पे, लेकिन अभी पहले इसको नोट करिए, रेजिस्टिविटी का यूनिट लिखेंगे और डेफिनेशन लिखेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ रेजिस्टिविटी, चलिए अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे भाई रेजिस्टिविटी को। डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी मतलब कि रो का डेफिनेशन क्या होगा। तो देखिए सब देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि अगर हम R बराबर, आप क्या देख रहे हैं, रॉ L बाई ए, यही ना देख रहे हैं, R इज इक्वल टू रॉ L बाई ए। तो जब इसको डिफाइन करना है रेजिस्टिविटी को, तो उसके तरफ वाला को 1 मान लीजिए। जब भी किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो उसके तरफ वाला को सबको 1 मान लो। जैसे यहाँ पे देखो लेंथ को हम 1 मान लिए, 1 यूनिट,
ठीक है 1 मान लिए, और एरिया को भी हम 1 मान लिए, एल और ए को 1 मान लिया। अगर एल और ए 1 हो जाएगा तो बताओ जो रेजिस्टिविटी वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के, क्योंकि ये दोनों 1 हो गया तो रॉ और आर तो बराबर हो गया। तो डिफाइन करते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, अभी तो कंडक्टर का पढ़ना है, इज डिफाइंड एज that resistance is resistivity is equal to resistance, is defined as that resistance of conductor having unit माने 1 unit length and unit area of cross section and unit area of क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये एक सिंपल ऐसे डेफिनेशन लिखा जाता है कि भाई रेजिस्टिविटी क्या है भाई, तो रेजिस्टिविटी वो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का जहां कंडक्टर का लेंथ 1 हो और एरिया भी 1 हो। तो जब लेंथ और एरिया 1 होगा तो जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी हो जाएगा। चलिए इसका ऐसा यूनिट बताइए, ओम मीटर निकाल लिया। ऐसा यूनिट क्या होगा रेजिस्टिविटी का यूनिट, यहाँ पे रो का यूनिट निकालना, तो ई तो हो गया ओम, ठीक है ना, ये हो गया आपका ओम रेजिस्टेंस का, ये मीटर स्क्वायर, एक कट गया इधर आया, तो ध्यान से देखिए रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर आएगा, ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट आएगा ओम मीटर। अब अगर हम आपसे सवाल पूछें, चलिए कोशिश करिएगा एक सवाल, सिंपल सा प्रॉब्लम। एक कंडक्टर है, जब भी कुछ नहीं बोले तो सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ठीक है, जब कुछ नहीं बोला जाए खाली कंडक्टर, मतलब कि मन में रखना है सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ठीक है, इसका लेंथ एल है, रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टिविटी रो है। अब क्वेश्चन है कि अगर हम इसको बीचों बीच काट दिए, एकदम मिडिल से काट दिए, ठीक, इसी को अगर हम मिडिल से एकदम कट कर दिए 2 पार्ट में, जब मिडिल से 2 पार्ट में काट दिए तो इसका लेंथ l/2 हो गया, ये तो सब समझ गया, क्योंकि जब मिडिल से काट दिए तो पहले लेंथ l था, तो अब लेंथ l/2 हो गया, एरिया तो सेम ही रहेगा, एरिया पे कोई असर नहीं हुआ। आप बताइए कि अगर पहले रेजिस्टेंस r था और रेजिस्टिविटी रो था, तो अब ईच पार्ट का क्या होगा, मतलब कि पहले पूरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस r था, तो अब इसका ये जो आधा पार्ट है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले बताइए जल्दी जल्दी, क्या होगा रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या r ही होगा कि 2r होगा कि r/2 होगा, इसका क्या होगा। अगर इस पूरे का रेजिस्टेंस r था तो इस आधे पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, जल्दी बोलिए। देखो r/2 होगा, हाफ हो जाएगा, यहाँ लेंथ हाफ हो गया है तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। काट दी हो ना, कैसे, अभी भी नहीं समझे। देखो R इज इक्वल टू क्या होता है, रॉ L/A। अब हम क्या बताए थे, अगर ये कॉपर का है या एल्युमिनियम का है, मान लो कॉपर का है, तो जब काटोगे भी तो कॉपर का रहेगा, तो रेजिस्टिविटी तो रॉ ही रहेगा। काटने से रेजिस्टिविटी पे असर नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो अगर ये मान लो एल्युमिनियम का है तो ये तो एल्युमिनियम ही का रह जाएगा, कॉपर का है तो कॉपर ही का रह जाएगा, काटने से थोड़ी ना लोहा सोना बन जाएगा, तो रेजिस्टिविटी पे असर नहीं होगा। चलो तो ये कांस्टेंट हो गया, एरिया पे भी असर नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो उतने रहेगा काटने से, तो एरिया पे भी असर नहीं हो रहा है, ये दोनों पे नहीं। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, L, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब कि लेंथ अगर आधा होगा तो रेजिस्टेंस भी आधा होगा, लेंथ अगर आधा होगा तो रेजिस्टेंस भी हाफ होगा। लॉजिक से समझो इस चीज को, बहुत ईजी है। ठीक है, तो अगर इसको काट दिए तो रेजिस्टिविटी पे असर नहीं होगा, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2 होगा अगर मिडिल से काट दिए। इस कॉन्सेप्ट को समझो, चलो नोट करो, ये तो बहुत सिंपल बात है बोर्ड लेवल का। चलिए हो गया, तो रेजिस्टेंस देखे हम लोग, क्या क्या देख लिए, ओम्स लॉ देखे, बहुत सिंपल, पहले से पता था, रेजिस्टेंस देखे, रेजिस्टिविटी देखे, ये सब जितना पढ़ा है ना ये सब 10th बोर्ड लेवल का था, मतलब कि आप बोर्ड लेवल में भी पढ़े होंगे। चलिए इसी में आते हैं स्ट्रेचिंग वाला प्रॉब्लम, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, स्ट्रेचिंग
ऑफ वायर। देखो ये तो कटिंग वाला था कि अभी रॉड को काट दिए थे बीच से कंडक्टर को, लेकिन अब काटना नहीं है, अब खींचना है, स्ट्रेच करना है वायर को, ठीक है, सिलेंड्रिकल वायर। अब क्वेश्चन क्या है, बात को तुम समझना पहले। मान लो ना कि ये कोई वायर है या कंडक्टर है जो भी, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस अभी मान लो R1 है, लेंथ L1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, रेजिस्टिविटी तो रो ही रहेगा। अब इनिशियल सिचुएशन है, अब बोल रहा है ना कि इसको पकड़ के कोई स्ट्रेच कर दिया 2 टाइम्स 3 टाइम्स लेंथ के, तो अगर इसको तुम पकड़ के स्ट्रेच करते हो तो देखो हम जानबूझ के इलास्टिसिटी में पढ़ाए थे कि स्ट्रेचिंग कर रहे हो, तुम स्ट्रेच कर रहे हो, खींच रहे हो, तो तुम देखोगे कि अब हम एरिया थोड़ा कम बना दिए। अब एरिया कम होता है स्ट्रेचिंग से, और लेंथ तो बढ़ ही गया। पहले खुद से सोचो, तो यहाँ पे इसी वायर को स्ट्रेच करके लंबा कर दिया गया, तो लंबा जब किया जाता है ना तो लंबाई तो बढ़ रहा है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटता है। क्यों? अभी बताएंगे। वॉल्यूम रिमेन सेम, क्योंकि ये दोनों तो है, तो वॉल्यूम सेम ना, इसी को ऐसे हालत में ले आया है। तो अब नया रेजिस्टेंस मान लो R2, रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल नहीं चेंज हो रहा है, ठीक। तो चलो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके लिए क्या रिलेशन लिखोगे, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रॉ L बाई A, और इसके लिए क्या लिखोगे, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रॉ L बाई A, ठीक। अब सब जान रहे हैं कि वॉल्यूम रिमेन सेम। पहला बात तुम क्या जान लो स्टार में, कि वॉल्यूम पढ़े थे ना 10th स्टैंडर्ड में मेंसुरेशन, कि इसी को जब ऐसे हालत में लाए तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो वॉल्यूम रिमेन सेम। अब जब वॉल्यूम सेम होगा तो यहां पे वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर H, और यहां पे वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर H। अब सिलेंडर का वॉल्यूम सब बच्चा वाला बात, तो यहां से हम लोग का फिर क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग का हो जाएगा L2 बाई L1, अच्छा से लिखो, L2 बाई L1, L2 बाई L1, A1 बाई A2, ध्यान से देखो, अरेंज कर दिया हम, L1 नीचे ले गए तो L2 बाई L1, A1 बाई A2, देख लो अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को, ठीक है, अब डिवाइड करो, इसको और इसको डिवाइड करो, ठीक है। तो ऑल्सो चलो डिवाइड करेंगे, तो R2 बाई R1 लो, R2 बाई R1, तो पहले R2 लिखेंगे तो रॉ कट जाएगा, और ये हो जाएगा L2 बाई A2 इंटू R1 नीचे है तो L1 नीचे आएगा, डिवाइड है ना बाबू, तो यहाँ A1, ठीक। अब यहाँ पे कितना बच्चा को समझ में आ गया, L2 बाई L1 का होल स्क्वायर, हाथ उठाइए जो समझ गया। क्योंकि देखो L2 बाई L1 ये वाला अपनी जगह है, A1 बाई A2 की जगह फिर रख देंगे L2 बाई L1, तो एक L2 बाई L1 पहले से है, और A1 बाई A2 की जगह रख देंगे L2 बाई L1, तो L2 बाई L1 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, दिमाग लगाओ, ब्रेन लगाओ। तो इतना ही सब बता, तो R2 बाई R1 इज इक्वल टू आ गया L2 बाई L1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये कोई बच्चा बोलेगा कि सर ऐसे भी लिख सकते थे, अगर एरिया के टर्म्स में जाते हैं, मान लो हम A1 बाई A2 को छोड़ देते हैं, A1 बाई A2, और L2 बाई L1 की जगह A1 बाई A2 रखते हैं, तो फिर ऐसे भी हो सकता था। तो R2 बाई R1, अब बहुत सारा इससे प्रॉब्लम बनेगा, बस सुनते रहो भी, कभी लेंथ वाला क्वेश्चन होगा, कभी एरिया वाला क्वेश्चन होगा, सब बन जाएगा। अब एरिया बताओ, सिलेंडर है तो इसका एरिया लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। अगर हम पुट कर दें पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कट जाएगा, और यही तुम आगे ले जाओगे तो फिर ऐसे लिख सकते हो R1 बाई R2 का होल के पावर 4। कैसे, पाई आर स्क्वायर, एक स्क्वायर पहले से है, तो तुम यहाँ पे, अरे भाई ये स्क्वायर अपनी जगह पे है, अब यहाँ रखे पाई, यहाँ पे रखे पाई, पाई कट गया, ये दोनों वैल्यू पुट कर दिया, तो पाई कट गया। अब R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर पहले से, तो 4 नहीं हो जाएगा, तो वही हम डायरेक्ट लिख दिए थे R1 बाई R2 का पावर 4। अब इससे बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है, सोचो, बोल देगा ना कि एक वायर है, इसका रेडियस मान लो R है, अब उसको जब स्ट्रेच कर दिए तो उसका रेडियस R/3 हो गया, रेडियस पहले R था, अब रेडियस R/3 हो गया, रेडियस क्रॉस सेक्शन का, तो रेजिस्टेंस का रेशियो निकालिए, तो अब पहले R था तो पहले R की जगह R रख देंगे,
फिर रेडियस r/3 हो गया टू दी पावर 4, r कट गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल रहा है फाइनल बाई इनिशियल का, यही ना R2/R1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऊपर चल जाएगा, 3 के पावर 4 कितना 81 होता है ना, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देख लो R2/R1 आपका 81 हो जाएगा तुम्हारा रेशियो 81:1। तो इस तरह से बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये रिलेशन देख लो भाई कैसे निकालें। स्ट्रेचिंग ऑफ द वायर से बहुत प्रॉब्लम आता है, कभी लेंथ के टर्म में सवाल पूछेगा, कभी एरिया के टर्म में, कभी रेडियस के टर्म में R2/R1 का रेशियो पूछेगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टार मार्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग ऑफ वायर्स है, ठीक है। तो पहला बात तो तुम ये समझ गए, फर्स्ट नंबर दे देते हैं, और दूसरा बात तुम ये समझो। चलो पहला बात और दूसरा बात क्या समझना है कि अगर बोल दे कि इफ L2/L1 L2 इज इक्वल टू n टाइम्स L1, बोलेगा ना कि जो वायर है उसको n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया गया लेंथ वाइज, मतलब कि अब जैसे n मान लो 2 है, तो पहले लेंथ अगर L था तो अब 2L हो गया, डबल हो गया लेंथ। अगर n यहाँ पे n 3 है, मतलब कि ट्रिपल लेंथ हो गया, पहले L था तो 3L हो गया, लेंथ को ट्रिपल कर दिए, डबल कर दिए, 4 टाइम्स कर दिए, 5 टाइम्स कर दिए, तो n यहाँ क्या हो सकता है, 2 होगा तो डबल, 3 होगा तो ट्रिपल, ठीक है ना, 4 गुना 5, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो लेंथ को अगर खींच दिए तो अब बताओ यहाँ L2 बराबर आ गया nL1, तो यहाँ से हम लोग क्या हो गया भाई, L2/L1 हो गया आपका n, इक्वेशन में दिया रहेगा n क्या देगा, 2 3 3 कुछ देगा n। तो यहाँ पे पुट करोगे जब तुम L2/L1 के जगह पे n, तो देखो तो क्या तुमको दिखाया, तो यहाँ R2/R1 n स्क्वायर आ जाएगा, R2/R1 n स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला आ गया R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर R1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे बहुत ऑब्जेक्टिव सवाल आता है। अब जैसे कि एग्जांपल, चलो बताना, पहले अगर रेजिस्टेंस R था, चलो ऐसे बताते हैं, पहले रेजिस्टेंस अगर लेंथ L था, लेंथ हम डबल कर दिए, 2L कर दिए, लेंथ L था, अब लेंथ को 2L कर दिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ को 2L कर दिया, मतलब 2 दिया हुआ है, तो n क्या हो गया 2, तो यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, ओ माय गॉड, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस पहले R था तो अब 4R हो जाएगा। देखिए स्ट्रेचिंग वाला अलग सवाल हो गया। स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि लेंथ को अगर हम लोग दुगना किए तो रेजिस्टेंस दुगना नहीं हुआ, 4 गुना हुआ। कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे क्यों हुआ, ऐसे इसलिए हुआ बाबू, क्योंकि जब लेंथ दुगना होता है, यहाँ काट नहीं रहो, स्ट्रेच कर रहे हो, लेंथ जब दुगना हुआ तो एरिया हाफ हो जाता है। यहाँ पे देखो, लेंथ जब दुगना होता है तो एरिया हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे तुम देखोगे अगर ध्यान से, तो एरिया हाफ हो जाता है, जैसे R बराबर रॉ L/A। अब लेंथ को कर दिए, देख लो लेंथ को कर दिए डबल, तो एरिया का तो हाफ हो गया, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ाओगे लंबाई बढ़ेगा तो एरिया घटेगा ना, तो जितना टाइम्स लेंथ बढ़ता है उतना ही टाइम्स एरिया घटता है। अभी 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 2 जा 4, देख रहे हो ना, तो नया रेजिस्टेंस R डैश, तो R डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, 4R आ गया, ठीक है। पहले नोट करो, लाइन थोड़ा कट गया। तो देखिए क्या हम लोग देखे, रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू n स्क्वायर पुराना रेजिस्टेंस, ठीक है। हम इसको पुराना बोल रहे हैं, इसको न्यू बोल रहे हैं, तो स्ट्रेच करते हैं। तो अब बताइए अगर लेंथ को 3L कर दिया जाए, लेंथ को 3L कर दिया जाए, मतलब लेंथ को 3 गुना कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए, तो यहाँ पे 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। यहाँ पे आपका नया रेजिस्टेंस अगर पहले R था तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9R। अगर लेंथ को 4L कर दिया गया, 4 टाइम्स कर दिया गया, तो अगर पुराना रेजिस्टेंस R था तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16R, ठीक है। अगर लेंथ को 5 टाइम्स कर दिया गया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25। ये सब कब हो रहा है, जब हम लोग वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग में। क्योंकि देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रेचिंग में दोनों बदल रहा है, आपका लेंथ तो बदल ही रहा है, एरिया भी घट रहा है। लेंथ बढ़ता है तो एरिया घटता है,
और जितना टाइम्स लेंथ बढ़ता है 2 टाइम्स, तो एरिया घटता है 2 टाइम्स। 2 ऊपर आ गया, 2 टू 4 हो गया। अगर लेंथ 3 टाइम्स बढ़ता है तो एरिया 3 टाइम्स घटता है, 3 ऊपर आ गया, 3 3 यहाँ 9 हो जाएगा नया रेजिस्टेंस। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि ऐसा होता क्यों है भाई, क्योंकि वॉल्यूम रिमेन्स सेम। ये बात हम लोग इलास्टिसिटी में भी देखे थे, पॉइजन्स रेशियो जो पढ़े थे 11th में। तो हटाइए, ये तो बहुत इजी टॉपिक था, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, और इससे ढेर सारा सवाल 1 और 2 को दिमाग में रखिए, अच्छा से नोट करिए जल्दी। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर को नोट करिए वीडियो पॉज करके। कि वायर को जब स्ट्रेच करते हैं 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, 3 टाइम्स ऑफ लेंथ, 4 टाइम्स ऑफ लेंथ, तो रेजिस्टेंस कितना टाइम्स होता है, रेजिस्टेंस पे क्या असर होता है भाई। तो आप देखें कि अगर लेंथ को ट्वाइस कर दिए, डबल कर दिए, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ गया। अगर लेंथ को 3 टाइम्स कर दिए तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स बढ़ गया। चलिए अब आइए, अब देखिए एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए कि प्रॉब्लम ही के थ्रू बताते हैं। फाइंड रेजिस्टेंस। चलिए रेजिस्टेंस लिख के दिखाना है एक्चुअली, फाइंड रेजिस्टेंस, राइट रेजिस्टेंस। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक क्यूबॉइडल कंडक्टर है, अब सिलेंड्रिकल नहीं है, क्यूबॉइडल कंडक्टर है। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत नया सुंदर कॉन्सेप्ट है, और जिसका लेंथ है ए, ब्रेथ है बी, ये ब्रेथ, और हाइट है मान लीजिए सी। तो ये वाला लेंथ हो गया ए, ये ब्रेथ बी, और हाइट हो गया आपका क्या हो गया सी। तो इस तरह का लेट अस सपोज कि एक क्यूबॉइडल है आपका, जिसका मान लीजिए ये लेंथ ए है, ब्रेथ बी है, हाइट सी है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इससे टर्मिनल देखिए कैसे जा रहा है, टर्मिनल कैसे पास कर रहा है। एक बार ये टर्मिनल है, ठीक है, ये मान लीजिए कैपिटल ए और बी, ये टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब हो गया कि यहाँ से करंट घुसेगा और यहाँ से उतना ही करंट निकल जाएगा। लेकिन अभी रुक जाइएगा, अब रेजिस्टेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि ये टर्मिनल है, ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं कैपिटल सी कैपिटल डी। इसका मतलब यहाँ से करंट घुसेगा और यहाँ से निकलेगा। ये सेकंड क्वेश्चन है उसी में, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, एक ही मत समझिएगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि सामने से 3D में सोचिए कि ऐसे घुसेगा और पीछे से ऐसे निकलेगा। लेट अस सपोज इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई, टर्मिनल है, यहाँ से करंट घुसेगा और यहाँ से मान लीजिए निकलेगा। तो 3 डिफरेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से समझिए, अलग अलग देखो, फिगर नहीं बनाएंगे 3 बार, टाइम वेस्ट होगा, एक ही फिगर में समझ लो, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब जैसे कि क्या बोले थे कि भाई ये लेंथ है ए, ब्रेथ बी, हाइट सी। तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ से करंट जा रहा है, वाया ऐसे है, और यहाँ से निकल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, कि ऊपर से करंट ऐसे आ रहा है वायर से और यहाँ से निकल रहा है, बीच में कंडक्टर